जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले अध्याय 1 अध्याय 2 पढ़ लिया है। अब हमारा अध्याय 3 चल रहा है, जिसका भाग 1 पहले ही आ चुका है। अब भाग 2 में हम आगे की जानकारी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क का प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। तो जो कच्चे माल है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो तो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क का जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। लकड़ी और धातु के अयस्क जो होते हैं, ये ऐसे कच्चे माल है जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। जैसा कि हम देखते हैं, किसान जो कपास का उत्पादन करता है, ये कच्चा माल है और कपास से ही बाद में कपड़े बनते हैं। कपास से ही कपड़े तैयार किए जाते थे। जो हड़प्पा के लोग थे, उन्हें ऐसी कई चीज़ें हड़प्पा में ही मिल जाती थी, लेकिन जो कुछ ऐसे भी चीज़ें थी जो उन्हें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, मतलब कि उन्हें बाहर से आयात करवानी पड़ती थी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये बाहर से मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे तांबा, टीन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ऐसी चीज़ों का हम आयात करते थे या फिर सिंधु घाटी के लोग आयात करते थे। जो तांबा था, तांबा इन्हें राजस्थान से मिल जाता था। राजस्थान का खेतड़ी नामक स्थान जो था, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ से ये तांबे का आयात करते थे। इसके अलावा ये मध्य एशिया का जो देश है ओमान, वहाँ से भी तांबा बुलाते थे। जो कांसा धातु थी, कांसा धातु तांबा और टीन दोनों को मिलाकर बनती है। तो तांबा तो इन्हें राजस्थान से और ओमान से प्राप्त हो जाता था, लेकिन यह टीन जो था, टीन को ये ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सोने का आयात ये आधुनिक कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया करते थे। तो उस समय यातायात के क्या साधन उपलब्ध थे, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। इधर एक चित्र दिया गया है बाई तरफ। जो बाई तरफ जो चित्र दिया गया है, वह एक बैलगाड़ी का चित्र दिख रहा है। ये खिलौने की बैलगाड़ी है। वह दूसरी तरफ एक और जो चित्र दिया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता की मुहर थी, जिसमें हमें नाव दिख रही है। नाव का आकार दिख रहा है। इससे पता चलता है कि उस समय लोग यातायात के लिए, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, व्यापार के लिए नाव का प्रयोग भी करते होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? और यहाँ पर और दिया हुआ है, पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? तो हमने देखा कि जो नवपाषाण काल था, उसमें पहिए का आविष्कार कर लिया गया था। अब आगे है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जो हड़प्पा में लोग रहते थे, ये सभी शहरों में नहीं निवास करते थे। कुछ लोग गाँव में भी निवास करते थे और अनाज उगाते थे, पशुपालन करते थे। किसान और चरवाहे जो थे, वो लोग शहरों के रहने वाले जो शासक थे या बड़े बड़े व्यापारी थे, लेखक थे, दस्तकार थे, इनके खाने का व्यवस्था करते थे। मतलब इन्हीं से उन्हें अनाज प्राप्त होता था। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल और मटर आदि की खेती करते थे। यहाँ पर हमें जो पौधों के अवशेष मिले, उनसे हमें ये पता चला है कि इस समय के लोग जो थे, वो गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, मटर की खेती करते थे, दालों की खेती करते थे, तिल लगाते थे, सरसों की खेती करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी की संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो इस समय जो जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, नवपाषाण काल में हल का प्रयोग नहीं होता था। यह जो हल का प्रयोग है, यह हड़प्पा काल में ही शुरू हुआ था। हल के प्रयोग करने से ही खेती करते थे। उस समय जो हल थे,
वो शायद से लकड़ी के बनाए जाते होंगे, इस कारण से वो अभी तक बच नहीं पाए हैं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हल का उपयोग करते थे। इस क्षेत्र में जो हड़प्पा क्षेत्र था, यहाँ पर बारिश कम होती थी, इसलिए वो सिंचाई के लिए पानी का संचय करके रखते थे, संग्रह करके रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनके खेतों को पानी दे सके। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र एक हल का है, बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यहाँ पर एक हल का चित्र दिया हुआ है और हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो खेतों में हल चलाते हैं वो अभी पुरुष चलाते हैं। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी रही होगी, इसके बारे में हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते थे। ये बस्तियों के आसपास इनके जो रहने के स्थान थे, जहाँ ये रहते थे, वो जिस बस्तियों में ये रहते थे उसके आसपास तालाब और चारागाह भूमि होती थी, जहाँ इनके जानवर आराम से पानी पी सकते थे। वहाँ पे इनके चरने के लिए भी व्यवस्था होती थी। लेकिन जब सूखा मौसम आता था, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता था तो जानवरों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी और ऐसे समय में ये अपने मवेशियों के लिए खाने और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब आगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हमें गुजरात के एक हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो अब हमें कच्छ के एक नगर का पता लगाना है। तो अब हमें धोलावीरा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। धोलावीरा नगर कच्छ क्षेत्र में बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और वहाँ की जमीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हम ये देखते हैं कि हड़प्पा के जो कई नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला पर शासक वर्ग जो था, जो अमीर लोग थे, वो निवास करते थे, जो कि एक ऊंचा स्थान था। और जो पूर्वी टीला था वो निचला स्थान था, जहाँ पे आम जनता रहती थी। लेकिन जो धोलावीरा नगर है ये इस तरीके का नहीं है। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। और जो धोलावीरा नगर है इसके चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और यहाँ पर अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। इन नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। यहाँ पर पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, जिसे अभी तक पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन ये इस तरीका का पहला सबूत है। क्योंकि हड़प्पा के जो बाकी जगह है जो मिली है, उन जगहों पर जो लिखाई होती थी, उनकी जो लिपि जो मिली है वो छोटी छोटी मुहरों पर मिली है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ था। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब हम देखेंगे लोथल नगर। लोथल नगर जो गुजरात में खंभात की खाड़ी है, उसकी जो एक उपनदी है, उसके जो सहायक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ था। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल एक ऐसा नगर था जो कि इस क्षेत्र का बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह था और यहाँ से कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। यह शंख, पत्थरों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो यहाँ पर पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीजें आराम से मिल जाती थी और उनका यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर एक भंडार गृह भी मिला है और उस भंडार गृह में मोहरें मिली है और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ऐसे मुहर जिसपे कुछ छाप बनी हो। कुछ गीली मिट्टी पर अगर कुछ लिख कर दबाते हैं तो उसकी छाप बन जाती है। तो ऐसी मुहरें भी मिली है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यह चित्र लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये जो चित्र दिया गया है लोथल का बंदरगाह है, ये एक तालाब है जिसमें समुद्र से आने वाली नाव यहाँ पर आकर रुकती होगी और यहीं से लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाते थे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो यहीं लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ पर संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा और यहीं से पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके, जो मनके पूरे तरीके से बने नहीं थे। तभी मनके बनाने वाले उपकरण और पूरे बने हुए मनके आदि सब चीज़ें मिले हैं। मतलब कि ये मनके बनाने का एक कारखाना था।
एक कंपनी थी जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। अब आगे दिया है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो जो मुहरबंदी है, मुद्रा, उस समय जो मुहरें थी, तो उस समय मुहरों का प्रयोग वो लोग लेन देन के लिए नहीं करते थे। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी, बार्टर सिस्टम ही उस समय प्रचलित था। लेकिन उस समय वो मुद्रा मुहरों का प्रयोग सामान पर छाप लगाने के लिए करते थे। वो जब सामान को ले जाते थे, जैसे किसी चीज़ में थैले में सामान ले जा रहे हैं, तो थैले पर गीली मिट्टी पोत देते थे और उस पर उस मुहर से छाप लगा देते थे। अगर जब सामान पहुँचता था और वो मुहर टूटी हुई नहीं रहती थी तो इसका मतलब है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके पास एक चित्र दिया गया है। इस प्रकार के मुहरों का यह प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक दिया गया है प्रश्न कि आज भी मुहरों का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन आज मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आगे है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सभ्यता का अंत कैसे हो गया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो 3900 साल पहले इस सभ्यता में कुछ बदलाव आया, जिससे यह सभ्यता लगभग नष्ट हो गई। इस सभ्यता से बदलाव यह हुआ कि जो नगर थे, लोगों ने वो नगरों को छोड़ दिया और नगर से दूर दूर के क्षेत्रों में चले गए। जो लेखन थे, मुहर थे और जो बाट थे, इनका ये जो प्रयोग कर रहे थे, मतलब व्यापार में इन चीज़ों का प्रयोग करते थे, यह पूरी तरीके से बंद हो गया, लगभग कम हो गया। दूर दूर से जो कच्चा माल या आयात करते थे वो बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर जो कचरा था वो ऐसे ही ढेर लगने लग गए। कचरा अब सड़कों पर होने लग गया। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जो इनकी जल निकासी प्रणाली थी, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम, जिस कारण इस सभ्यता को इतनी पहचान मिली थी, वह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और सड़कों पर ही लोगों ने झुग्गीनुमा घर बनाने लग गए थे। हम पहले देखते हैं कि लोग पक्के घर, कच्चे घर जो भी होते थे वो सड़कों के साइड से बनाते थे, अच्छे तरीके से बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब लोग सड़कों पर ही घर बनाने लग गए थे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। हमारे सामने यह सवाल है कि ये सब क्यों हो गया, लोग नगरों को छोड़कर क्यों चले गए। जब इनका व्यापार अच्छा चल रहा था, ये दूर देशों से कच्चा माल आयात करते थे, तो ये एकदम से कैसे बंद हो गया। यहाँ पर अच्छे तरीके से सफाई की व्यवस्था होती थी, तो कचरा सड़कों पर क्यों बिखरने लग गया। इन सब का क्या कारण था, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। नदियाँ सूख जाने के कारण अब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से लोग दूसरी जगह चले गए जहाँ उन्हें पानी की व्यवस्था मिल सके। जंगल खत्म हो गए थे। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। अब जंगल खत्म हो गए थे, क्योंकि जो ईंटें पकाते थे, पक्की ईंटें ये जो बनाते थे, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी, ईंधन की आवश्यकता होती थी। अब जब जंगल खत्म हो गए तो उनका जो ये पक्की ईंटें बनाने का काम था, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। इसके अलावा जो मवेशी थे, वो जो उनके मवेशियों के जानवरों के जो बड़े बड़े झुंड थे, उन्होंने चारागाह भूमि के जो चारा होता था, जो मैदानी भाग था, उसमें पूरी तरीके से चारा खत्म कर दिया था। अब पशुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई थी। बाढ़ के कारण वो इलाके पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। वहाँ के लोगों को भी ज़बरदस्ती इधर से उधर जाना पड़ा होगा। इन कारणों से ये तो नहीं स्पष्ट हो पाया कि नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि अगर बाढ़ भी आई होगी तो वो कुछ इलाकों में आई होगी। एकदम से पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो तो बाढ़ की चपेट में नहीं आ गया होगा, या पूरी सभ्यता एक बार में ही सूखे की चपेट में भी नहीं आई होगी। कुछ तो कारण होंगे जिनके कारण से ये समाप्त हो गई होगी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। कुछ भी हुआ, ऐसा लगता है कि जो शासक वर्ग था, जो यहाँ पे शासन चला रहा था, उनका नियंत्रण अब जनता पर से पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ना ही उसका नियंत्रण अब जनता पर था और ना ही उसका नियंत्रण अब उसके अधिकारियों पर रहा होगा। जो भी हुआ हो, लेकिन परिवर्तन साफ हमें बिल्कुल दिखाई देता है। जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो पूरी तरीके से उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व की ओर चले गए तो कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने नई छोटी बस्तियां बसाई होगी। इसके बाद जो 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ,
इसके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया है अंधयात्रा। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अपने एटलस में हमें मिस्र ढूंढना है। मिस्र मतलब इजिप्ट। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदार लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, जो नील नदी के आसपास का इलाका है। मिस्र, अपने एटलस में हमें मिस्र ढूंढना है। मिस्र इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में आता है। जो इजिप्ट है उसमें से नील नदी बहकर जाती है। नील नदी को ही मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो जो नील नदी के आसपास का क्षेत्र है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जो इजिप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा भाग है ये रेगिस्तान भाग है। और लगभग 5000 साल पहले, जिस समय लगभग सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी, उसके आसपास के समय में ही यहाँ के जो राजा थे, यहाँ जो शासन करते थे, उन लोगों ने सोना, चांदी, हाथीदार लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए थे जिन्हें आज हम पिरामिड के रूप में जानते हैं। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया है। अगर हम देखें तो जो पिरामिड थे, पिरामिड में जो राजा मर जाते थे उनके शवों को दफनाया जाता था। कभी कभी राजा के साथ कुछ बर्तन भी दफनाते थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि राजा को मरने के बाद जहाँ भी वो जाएगा, स्वर्ग जाए, नर्क जाए, जो भी उनकी अवधारणा थी, जो भी उनकी मान्यता थी, वहाँ पर उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उनके साथ साथ दासियों को भी दफना दिया जाता था ताकि दास उनकी वहाँ पर सेवा कर सकें। अगर दुनिया में हम शव को दफनाने के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा खर्चा मिस्र में ही किया गया है, क्योंकि पिरामिड को बनाने में बहुत साल लग जाते थे और उसमें बहुत खर्चा भी आता था। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? अब आगे दिया है, कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने पास क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? तो यहाँ पे हमें कल्पना करो में दिया हुआ है कि 4000 साल पहले का समय है और उस समय हम अपने माता पिता के साथ, तुम अपने माता पिता के साथ लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। तो यात्रा में तुम्हें ले जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसी बीच तुम वहाँ पर क्या क्या देखोगे, इसके बारे में तुम्हें सोचना है और अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। उपयोगी शब्द: नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये कुछ उपयोगी शब्द है जो हमें इस पाठ में मिले हैं, इस अध्याय में देखने को मिले हैं। अब आगे है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। नगरों का आरंभ: लगभग 4700 साल पहले नगरों का आरंभ हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो ला सकें। हमें आशा है कि आप इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे और ये आपको आने वाले समय में ज़रूर काम में आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।